Hello, good morning, students. Topic of our today's lecture is isomerism in coordination compounds. We have studied the isomerism in organic compounds. We have studied different types of isomerism in detail for organic compounds. Today we will start the isomerism in coordination compounds. So first of all, we will see what are coordination compounds. What are coordination compounds? Can you tell me? What do you know about coordination compounds? You have studied coordination compounds in your previous class 10 plus 2. So we see coordination compounds. Coordination compound is a compound that contain one or more coordinate bond. यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी एक कंडीशन है कि उसमें कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. एंड व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड? A coordinate bond is a bond in which it is a covalent bond. Coordinate bond is also a covalent bond in which the sharing of the electrons takes place between the two atoms. But condition यहाँ पे different है. जो pure covalent bond होता है और coordinate covalent bond होता है, दोनों में difference होता है. A coordinate covalent bond is a covalent bond in which one atom supply both the electrons, and this type of bonding is different from the normal covalent bond in which each atom supplies one electron. दोनों में क्या कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है कि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. दोनों जो एटम हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जो एटम है वो डोनेट करता है. तो इस तरह का बॉन्ड अगर हमारे पास जहाँ पे है, जहाँ पे भी एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो हम कहते हैं कि फिर क्या मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा हुआ? ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए कंपाउंड व्हिच हैव एट लीस्ट वन कोवलेंट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि जिसमें क्या होगा, वन एक कम से कम एक उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए लीविस एसिड बेस रिएक्शन in which the neutral or the ions called ligand bond to certain metal atom by coordinate covalent bond. यानी कि हमारे पास जब जो बनेगा, आपके पास जो लीविस एसिड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है वो क्या होगी? लीविस एसिड. और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो क्या होगी? उसको हम कहेंगे लीविस बेस. तो जब इन दोनों में आपस में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब कोई भी लीगेंड है वो किस फॉर्म में, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, चाहे आयन की फॉर्म में हो, वो जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो क्या होगा? उसको हम कहेंगे लीविस बेस. और जो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? लीविस एसिड. और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे जो मेटल एटम है जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, वो क्या करता है? दैट एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लीविस बेस. और लीविस बेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? लिगैंड, व्हिच वी कॉल लिगैंड. तो लिगैंड क्या होगा यहाँ पे? द डोनर स्पेसीज विद इन ए लिगैंड. क्या होगा यहाँ पे भी? जो डोनर स्पेसीज है उसको हम लिगैंड कहेंगे. उस लिगैंड में भी जो एटम डोनेट करेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसको क्या कहेंगे? डोनर एटम. पूरा का पूरा जो स्पेसीज है वो डोनेट नहीं करेगा, उसमें भी क्या होगा? एक पर्टिकुलर एटम होगा, वो किसका काम करेगा? डोनर का काम करेगा. जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये किसका काम करते हैं? डोनर एटम का काम करते हैं. तो इस तरह से हम कहेंगे कि उसमें क्या होगा? एक डोनर एटम होगा. और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस पे क्या हो सकता है?
कोई भी चार्ज हो सकता है, चाहे उस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उसमें नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उस पे क्या होगा, चार्ज होगा, दैट कैन बी ए पॉजिटिवली चार्ज, तो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और अगर उस पे जीरो चार्ज है तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे, दैट कंपाउंड which contain a coordination complex are called coordination compound। कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा इसका मतलब उसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होगा। अभी हमने छोटी सी ब्रीफ में बात की कि उसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या उसका क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कहाँ पे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। इसके बीच में जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल आयन। दूसरा होगा इसके अंदर लिगेंड्स। अब इसमें दो तरह के लिगेंड हैं, एक क्या है, दो एटम किसके, क्लोरीन के, और चार क्या है, मॉलिक्यूल अमोनिया के। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसको हम सेंट्रल आयन कह रहे हैं, वो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है उसको हम कहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे ये किससे डायरेक्टली अटैच होगा, दो क्लोरीन एटम से अटैच होगा और चार नाइट्रोजन एटम्स से अटैच होगा। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में अब क्या होगा, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें जो डोनर एटम है वो क्या होगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, किससे अटैच होगा, जो सेंट्रल आयन है। तो इस तरह से इसमें दो क्लोरीन डायरेक्टली से अटैच होंगे और चार नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसके बाद इस पे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस पे चार्ज होगा। यहाँ पे अगर हम इसका चार्ज देखते हैं तो इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, +1। तो इसका मतलब इस पे ये कैसा होगा, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और जब ये इसको हम साल्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका क्या होगा, आयनिक स्फीयर। इसको बाहर वाले को क्या कहते हैं, आयनिक स्फीयर, जहां पे ये क्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये टोटल जो है पूरा साल्ट बन जाएगा और इस पूरे साल्ट को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो एंटिटीज हुई, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा क्या है, नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे किस फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, नेगेटिव पार्ट भी क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसमें क्या होगा, आगे हम एग्जांपल लेंगे कि उसमें जैसे मान ले K4 FeCN6 नेगेटिव है तो उसमें पोटेशियम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कह सकते हैं कि these are coordination compounds are the inorganic salts formed by the combination of two or more than two inorganic compounds in a fixed stoichiometric ratio। तो हम कहते हैं जब उसमें फिक्स स्टोइचियोमेट्रिक रेशो में जब इनऑर्गेनिक साल्ट्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। हम कहते हैं भी डबल साल्ट में भी ऐसा ही होता है, डबल साल्ट में भी दो या दो से ज्यादा साल्ट होते हैं। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि जो डबल साल्ट है उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं वो अपनी बेसिक नेचर को रिटेन रखते हैं। यानी कि उसमें हम कहें कि पोटेशियम है तो पोटेशियम आयन की प्रेजेंट शो करेगा, सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन की टेस्ट उसमें पॉजिटिव आएगा, एल्यूमिनियम आयन है तो एल्यूमिनियम आयन का जितने भी आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, इफ वी डिजोल्व ए डबल साल्ट इन वाटर देन ऑल द आयंस आर इन द आयन फॉर्म। तो वो आयनिक फॉर्म में हो गए और सभी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बट जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा तो सारे के सारे जो आयंस हैं वो कॉम्प्लेक्स, कुछ आयंस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और कुछ क्या होंगे, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो अपना इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पोटाश आलम इन डबल साल्ट,
तो इसमें कौन कौन से साल्ट होंगे, K2SO4 और Al2SO4, दो साल्ट हो गए। अब इसमें कौन कौन से आयन्स है, देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, फिर यहाँ पे सल्फेट। इसका मतलब इसमें 3 आयन होंगे, दो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन। अगर हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमें तीनों आयन मिलते हैं, पोटेशियम आयन भी मिलेगा, सल्फेट भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। बट अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन है जिसको हम कह रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6 लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखो 3 आयन है, पोटेशियम, आयरन और साइनाइड। लेकिन जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमें सिर्फ 2 ही आयन मिलते हैं, एक आयन होगा पोटेशियम आयन और दूसरा आयन होगा ये साइनाइड फेरोसाइनाइड आयन। अब ये फेरोसाइनाइड आयन में 2 आयन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों कोई भी अपना टेस्ट शो नहीं करता, ना ही साइनाइड का टेस्ट आएगा ना ही आयरन का टेस्ट आएगा। ये एक नया ही कॉम्प्लेक्स बन गया और इसको हम कहेंगे जो कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, इसमें जो इंडिविजुअल आयन है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो इस तरह के आयन्स अगर बनेंगे तो उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या इनको क्या कहेंगे हमारे पास, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसको हम कर रहे हैं हमारे पास, जैसे पीछे भी हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, या इसको हम क्या कहते हैं, तो इनिशियली हमने इसको क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। अगर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि उस पे चार्ज कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है, जैसे हमने यहाँ पे लिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह का अगर चार्ज है तो हम उसको क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे K4Fe6, यहाँ पे आप लोगे तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Fe6 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल होगा। अगर हम कहते हैं कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, जैसे इस केस में NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, इस केस में निकिल पे क्या है, यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो 0 होगा, और इस कॉम्प्लेक्स पे पूरे पे चार्ज क्या है, 0। तो इसका मतलब ये क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड वन इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड में भी न्यूट्रल। फिर हम कहते हैं कि उसमें एक न्यूक्लियस है या 2 न्यूक्लियस है। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक है या एक से अधिक है। अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अब आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात होगी। अब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कह रहे हैं कि अगर एक ही सेंट्रल एटम है जिसके चारों तरफ लिगैंड लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अगर उसमें एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम कहते हैं कि मोनोन्यूक्लियर है, जैसे ये सारे के सारे एग्जांपल हमने लिए हैं, ये सारे के सारे सब में क्या है, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप का अगर क्या हो, एक ही, एक टाइप भी नहीं, एक ही क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम हो, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अगर उसमें एक से ज्यादा है, जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया है, यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देन वी कैन क्लासिफाई देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लिगेंड, कि कितने टाइप के लिगेंड उसमें प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड से वो सराउंडेड है सेंट्रल मेटल एटम, तो हम उसको कहेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इफ व्हेन द कोऑर्डिनेशन सेंटर इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग लिगेंड ग्रुप, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लाइक एग्जांपल हम ले, अगर CuCN4 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो कॉपर आयन है वो कितने साइनाइड आयन से सराउंडेड होगा, 4 साइनाइड आयन से, लेकिन चारों साइनाइड आयन की नेचर क्या है, सेम, एक ही तरह के हुए हैं, मतलब साइनाइड ही होंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास, हम एग्जांपल ले CONH3 5Cl, अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 तरह के जो स्पेसीज है, एक तो अमोनिया और दूसरे क्या होंगे, क्लोराइड। इसका मतलब 2 तरह के स्पेसीज, 2 तरह के लिगेंड हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, व्हेन द सेंट्रल एटम इज बाउंड टू
many different type of ligands. The coordination compound in question is called a heterolytic कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें CONH3 4 Cl2 प्लस, तो ये जैसे प्लस चार्ज है इसके ऊपर, और इसमें हम कहेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अटैच्ड टू 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोरीन एटम्स। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास दो तरह के जो है स्पेसीज यहाँ पे हो गए, अमोनिया और क्लोरीन। तो दो तरह के स्पेसीज हो गए, तो ये क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर हम कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, व्हाट इज ए लिगेंड? तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सबसे बेसिक सारा का सारा जो खेल है वो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे। तो लिगेंड है क्या, लिगेंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ एटम, आयन और मोलिक्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, द एटम आयन और मोलिक्यूल in the coordination sphere which provides lone pair of electron to the central metal atom. It means the atom, molecule or ion, the species, in short हम क्या कह सकते हैं, the species which provide a lone pair of electron to the central metal atom, that is called a ligand. तो जो ligand है वो क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि उसमें जो भी एटम होगा ना, जो भी लिगेंड है, मान लो अमोनिया है, अब अमोनिया में जो एटम है जो लोन पेयर प्रोवाइड करेगा वो क्या है, नाइट्रोजन। तो दैट एटम इज कॉल्ड डोनर एटम, तो इस तरह से हम कहेंगे जैसे अमोनिया है, इसमें डोनर एटम क्या होगा, एन डोनर एटम है। तो इस तरह से क्लोरीन है, तो क्लोरीन में तो क्या होगा, Cl इज डोनर एटम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डायरेक्टली, जो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द डोनर एटम। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के लिगेंड उसमें प्रेजेंट हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज में लिगेंड्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिडेंटेट लिगेंड। कि यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होगा कि अगर उसमें जो एटम है वो एक ही लिगेंड्स व्हिच हैव ओनली वन डोनर एटम, ए लिगेंड व्हिच हैव ओनली वन डोनर एटम, अगर उसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, तो वो जो लिगेंड है वो क्या कहलाता है, यूनिडेंटेट। डेंटेट का मतलब होता है, डेंट का मतलब टूथ, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो जबड़े का इलाज करवाने जाते हैं, दांतों का इलाज करवाने जाते हैं। तो डेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, टूथ, कि उसमें कितने दांत है, कितने दांतों से वो सेंट्रल मेटल एटम को बाइट कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक ही उसमें टूथ है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिडेंटेट। अगर उसमें दो या दो से ज्यादा है तो दो है तो उसको बाइडेंटेट, तीन है तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट, चार है तो टेट्राडेंटेट, छह है तो हेक्साडेंटेट। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन द लिगेंड, कि एक लिगेंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिडेंटेट में क्या होगा कि सिर्फ एक ही एटम होगा विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे फ्लोराइड, इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इन सब में क्या है, एक एक एटम। अमोनिया है, इसमें एटम तो चार हैं बट ओनली नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल है, एटम तो तीन है लेकिन ऑक्सीजन क्या है इसमें सिर्फ कैपेबल है। तो इस तरह के जो लिगेंड्स है उनको हम कहेंगे यूनिडेंटेट। बाइडेंटेट का एग्जांपल हम लेते हैं इथाइलिन डाइअमीन। जैसे इथाइलिन डाइअमीन है, यहाँ पे अब ये NH2 और इधर भी NH2, यहां से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेट। फिर हम आते हैं पॉलीडेंटेट, कि अगर पॉलीडेंटेट है तो उसमें ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, अब क्या होंगे वो, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर वो ट्राइडेंटेट है तो उसमें तीन एटम होंगे विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे डाईइन, और इसको जो था इसको लिखते हैं इथाइलिन डाइअमीन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इन।
ये बात नोट कर लो कि इथाइलिन डाई अमीन को हम आगे जहां पे भी यूज करेंगे शॉर्ट में क्या लिखेंगे उसको, इन। इन का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमीन। फिर अगर डाई इन लिखा है तो इसका मतलब होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अगर क्या लिखा है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन तो उसको लिखेंगे ट्राई इन। तो ये क्या होता है ट्राइडेंटेट, और ये क्या होगा टेट्राडेंटेट। इसमें देखो 4 डोनर साइट्स हैं, 4 नाइट्रोजन एटम हैं इसमें, और चारों क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ईडीटीए शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो ईडीटीए जो है, ईडीटीए में 6 डोनर साइट्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल है ये सारा का सारा क्या है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। इसमें से एक डोनर साइट ये है, एक डोनर साइट ये है, एक नाइट्रोजन यहां से है, एक नाइट्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इनमें से एक ही एक बार में डोनेट करेगा, चाहे ये इससे डोनेट करवाओ चाहे इससे। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो एक जो है इधर क्या होंगे 3 साइट ये हो गई और 3 साइट ये हो गई, तो टोटल 6 साइट इसमें होंगी। तो इसका मतलब ये क्या है हेक्साडेंटेट। ये 6 एक ही मॉलिक्यूल जो है 6 बॉन्ड बना सकता है, इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, सो इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट। और जो एटम या जो भी लिगेंड जो है एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं उनको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, मल्टीडेंटेट लिगेंड simultaneously coordinating to a metal ion through more than one site is called chelating ligand। अब जब ये बाइडेंटेट होगा या ट्राइडेंटेट होगा, टेट्राडेंटेट होगा, या हम जैसे कह सकते हैं पॉलीडेंटेट अगर लिगेंड है तो वो क्या बनाएगा चिलेटिंग लिगेंड। तो वो एक से ज्यादा जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक ही मॉलिक्यूल, एंड दीज लिगेंड्स प्रोड्यूस ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, and these molecules will produce a ring like structure and that is called a chelate। और जितना ज्यादा चिलेट होगा उतना ही वो स्टेबल होगा। चिलेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या होगा, जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट जो भी होंगे ये सारे के सारे क्या बनाएंगे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे चिलेट, दैट इज कॉल्ड ए चिलेट। फिर हम आते हैं कि हमारे पास अगर एक ही जो मोनोडेंटेट अगर लिगेंड है, इफ द मोनोडेंटेट लिगेंड हैव मोर देन वन डोनर एटम, अब उसमें से डोनेट एक ही करेगा एक बार में, बट पॉसिबिलिटी दो की है कि यहाँ पे जैसे हम कहें कि साइनाइड है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। आइदर कार्बन विल डोनेट और नाइट्रोजन विल डोनेट, बट पॉसिबिलिटी इज देयर। थायोसाइनेट है, यहाँ पे सल्फर कैन डोनेट और नाइट्रोजन कैन डोनेट। ओसीएन है, आइसोसाइनेट है, तो इसमें इन सभी में क्या होगा नाइट्रो है, इसमें क्या है नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अब लिंकेज किससे है, अब लिंकेज किससे कौन डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा। तो इस तरह का अगर हमारे पास क्या है कोई भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, कंडीशन क्या है, इफ वी आर हैविंग ए मोनोडेंटेट लिगेंड व्हिच कैन ligate through two different sites, then that is called a ambidentate ligand। उस लिगेंड को हम क्या कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मोनोडेंटेट है, कंडीशन क्या है मोनोडेंटेट होना चाहिए, और उस मोनोडेंटेट में पॉसिबिलिटी है कि वो दो साइड से क्या दे सकता है, दो एटम उसमें प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। देखो जो बाइडेंटेट था उसमें तो दो कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों नहीं करते, करेगा एक ही, उसमें से एक एटम डोनेट करेगा, चाहे वो इसमें हम एग्जांपल ले ले जैसे नाइट्रो है, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या क्या करेगा ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो ये अगर डोनेट करता है नाइट्रोजन डोनेट करता है तो इसको क्या कहेंगे नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है तो उसको कहते हैं नाइट्रीटो, तो उसको क्या कहेंगे नाइट्रीटो। अगर इसमें साइनाइड डोनेट करता है तो क्या कहेंगे, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो हम कहेंगे उसमें ये क्या होगा साइनाइड, और अगर कार्बन डोनेट करेगा तो क्या कहेंगे हम आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट उसमें होगा। फिर आपने पढ़ी होगी जो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं। वर्नर ने 1898 में कुछ पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के दिए थे जो आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल्स हैं दे शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस,
जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के फॉर्म में कहते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं दे आर normally ionizable and satisfied by the negative ions, and the secondary valencies are non-ionizable and these are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal. तो इसमें यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कि उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। The ions or groups bound by the secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. अब उसका कोई भी जो लिगेंड अटैच होगा उसकी एक क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, कितने डिपेंड हैं वो होगा। तो हम कहेंगे कि उसमें क्या मतलब है। यस प्लीज, हेलो। हेलो। हाँ जी, रेज हैंड किया था, किसने किया था, बोलो कोई प्रॉब्लम। ओके, सो फिर हम देखते हैं कि एक टर्म आपने पढ़ी होगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस वाज प्रपोज्ड बाय सेडविक। इन ए कॉम्प्लेक्स द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द atomic number, it is the in a metal complex the effective atomic number of a metal is equal to the total number of electrons present in। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने प्रेजेंट होंगे? सपोज करो कि हम कहते हैं z माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे z होगा एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, x इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एंड y इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम एग्जांपल लें तो ये क्या होगा, इसमें हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये क्या होगा, ये रूल क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल states that the total number of electrons possessed by the central transition metal ion after the donation of the electron by the ligand is called इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड ए कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। रूल क्या है, ए कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा, अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है। उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसकी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, K4FeCN6 एंड CONH3Cl3, ये दो एग्जांपल्स का हम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकाल के देखते हैं। अगर हम देखें कि K4FeCN6 का निकाले तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 में कितने होंगे, 26 एटॉमिक नंबर होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन गया, Fe का Fe+2, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 24। अब इसका क्या है फार्मूला, हमने लिखा है आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, Z माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, x क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, +2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 साइनाइड। तो साइनाइड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 कितने देंगे, 12। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय ये कितना हो जाएगा आपके पास। अब इसमें Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटम एटॉमिक नंबर 26 माइनस x एटॉमिक, ये क्या हो गई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस y इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन जो भी आपको मिले साइनाइड से। तो टोटल आप देखोगे कि यहाँ पे 26 माइनस 2 प्लस 12, तो 26 माइनस 2 कितना आ गया, 24। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, तो Z माइनस एक्स को आप डायरेक्टली कितना लिख रहे हो यहाँ पे, 24 प्लस 12, 36। 36 किसका होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट जो आपके पास नोबल गैस है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जिसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आएगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल आएगा। तो देन हम इसको एक बार सम अप कर देते हैं सारे को कि भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कि द
non-ionizable part of the complex. The non-ionizable part of the complex, which consists of central transition metal ions surrounded by the ligands which are put into the square bracket, that is called coordination sphere, or it is called coordination ion, or it is called coordination complex, or it is called coordination complex. तो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन? The geometric shape formed by the attachment of the ligands to the coordination center is called coordination polyhedron. कि जब हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल आयन है और क्या है, लिगेंड्स है। अब उनको जब हम अरेंज करेंगे तो वो किस तरह से कौन सी शेप बना रहे हैं, दैट शेप इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक shape. The geometric shape formed by the attachment of the ligands to the coordination center is called coordination polyhedron. तो उसकी क्या शेप आएगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रन। जैसे हम कहेंगे हमारे पास अगर कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं उसमें शेप कैसी आ सकती है, टेट्राहेड्रल आ सकती है, स्क्वायर प्लेनर आ सकती है, ऑक्टाहेड्रल आ सकती है, वो उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। यानी कि शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की शेप को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। फिर लास्ट इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि उस सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई भी जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें से जो लिगेंड्स हैं उनको अगर हम रिमूव कर ले तो चार्ज कितना बच जाएगा जो मेटल पे, वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो वी टेक द एग्जांपल ऑफ दीज वन बाय वन। आई थिंक आपने जो इनके नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो +2 में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो एक बार उनको पढ़ लेना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी तक हमने जो किया है उसको एक बार समराइज करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कम से कम उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मोलिकुलर फार्मूला है उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तो अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें एक तो क्या होगा लिगेंड, एक क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम, और एक क्या होगा डोनर एटम, और एक हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सिल्वर, सिल्वर पे चार्ज कितना होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमोनिया, NH3 यहाँ पे लिगेंड है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 2 अमोनिया इसको अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। कौन सा एटम जो है डोनर एटम कौन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन विल बी डोनर एटम। ये बात क्लियर हो रही है अब, हेलो? यस सर। हाँ, तो फिर हम एग्जांपल लेते हैं जिंक, यहाँ पे क्या है, जिंक Cn4 2 नेगेटिव। देखो 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो ये कैसा था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, जिंक, और यहाँ पे इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। यहाँ पे डोनर एटम क्या है, सी इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डोनर एटम हम क्या लेंगे, कार्बन। यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, NC अगर लिख दो तो इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, उस समय क्या होगा, डोनर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड है, दिस इज कॉल्ड ए एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो साइनाइड जो है मैंने बताया कि मोनोडेंटेट है, बट उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन डोनेट करता है तो क्या होगा, हम उसको साइनाइड ग्रुप कहते हैं, अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसको आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगी। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि जैसे यहाँ पे देखें प्लेटिनम PtCl6, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। डोनर एटम कौन सा होगा, क्लोरीन। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो किस फॉर्म में होगा, तो हम कहते हैं कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट।
और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी होगा, या जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या चीजें होंगी, सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड्स होंगे, और उसके ऊपर क्या होगा, पूरे के ऊपर चार्ज होगा। तो हम इस तरह से ये सारी चीजें हमें समझ आ गई, ठीक है। तो ये हम ब्रीफ में क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समटाइम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स ए सेंट्रल मेटल एटम और ion which is surrounded by a number of positively charged negatively charged or negatively charged atoms, ions और molecules। न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। तो लिगेंड में भी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, या क्या हो सकता है, न्यूट्रल, जैसे अमोनिया है, वाटर है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये सारा सब कुछ आपको इसमें दोबारा से एग्जाम्पल लेके समझाया, CO, Cl, NO2, NH3, 4+। अब ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ये कार्बोनाइल, यहाँ पे ये कार्बोनाइल क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। Cl ये क्या होगा, लिगेंड। नाइट्रो NO2 ये लिगेंड। NH3 4 4 लिगेंड होंगे किसके, अमोनिया के। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो इस पे कौन कौन अटैच हो रहा है, क्लोरीन, नाइट्रो, अमोनिया। अमोनिया के 4, नाइट्रो का 1, क्लोरीन का 1, तो टोटल 6 इस पे लिगेंड होंगे। तो 6 का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। टोटल चार्ज देखो कितना है, प्लस। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है, प्लस। अब आपको पता है क्लोराइड जो होता है उस पे -1 और नाइट्रो पे भी क्या होता है, -1। तो इसका मतलब इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना हुआ, -2। तो कार्बन, ये जो कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसके बराबर होता है, ये आपके पास आ जाएगा x - 2 = +1। नेट चार्ज इस पे +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। तो इस तरह से आप इसकी क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। आई थिंक यू नो कि भी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है।